हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ सिंक्रोनियस जनरेटर यानी सिंक्रोनियस मशीन्स। तो सिंक्रोनियस जनरेटर्स को ही ऑल्टरनेटर कहते हैं, जो कि तकरीबन हर इंडस्ट्री में पड़ा होता है। आपकी यूनिवर्सिटी में भी मौजूद है। हर इम्पॉर्टेंट जगह पे जो है आपको ये जनरेशन के लिए मिलेगा सिंक्रोनियस जनरेटर। ठीक है। बेसिक सिंक्रोनस जनरेटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है जी? उसमें रोटर होता है, ये आपको पता है। रोटर जो रोटरी पार्ट होता है इन सिंक्रोनस जनरेटर, रोटर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड आइदर बाय अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, और बाय अप्लाइंग अ डीसी करंट। अगर तो छोटा जनरेटर है तो आप परमानेंट मैग्नेट लगा दें, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा जनरेटर है तो इतने बड़े मैग्नेट्स लगाना पॉसिबल नहीं है, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं टू अ रोटर वाइंडिंग टू क्रिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी F1 F2, जो कि आपको पहले भी बताया मैंने क्लास में कि F1 F2 जो है वो फील्ड वाइंडिंग बेसिकली हमने देनी होती है। F1 F2 ये आपने याद रखना है। सिंस द रोटर इज प्रोड्यूसिंग द मेन फील्ड इट इज़ कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है जी प्राइम मूवर। प्राइम मूवर क्या है? द रोटर इज देन टर्न बाय अ प्राइम मूवर जी। तो द रोटर इज देन टर्न बाय अ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। प्राइम मूवर क्या होता है कि जो मैकेनिकल इनपुट दे रहा है बेसिकली। जनरेटर में क्या हो रहा है? सिंक्रोनस जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोटर से उल्टा है ये। मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के मैकेनिकल जो है वो एनर्जी लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। इसमें उल्टा हो रहा है, मैकेनिकल इनपुट से इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले रहे हैं। द रोटर इज टर्न्ड बाय अ प्राइम मूवर प्रोड्यूसिंग अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मशीन विच विल इंड्यूस अ थ्री फेज सेट ऑफ वोल्टेजेस विद इन द स्टेटर वाइंडिंग। यानी F1 F2 की वजह से क्या होगा? आपकी वो जब घूमेगी तो फेरेडे लॉ के मुताबिक कॉयल है, मैग्नेटिक फील्ड है और चेंज है, तो इन तीनों कंडीशंस को पूरा होने की वजह से आपकी थ्री फेज जो है वो आउटपुट जनरेट होगी। थ्री फेज आउटपुट आपकी जनरेट होगी जो कि 120 डिग्री अपार्ट होंगी। सही है। प्राइम मूवर में भी अ डीजल इंजन, स्टीम टर्बाइन, अ वाटर टर्बाइन और एनी सिमिलर डिवाइस। हमारे पास गैस इंजन था और यहाँ भी आपके पास यूनिवर्सिटी में आई थिंक गैस इंजन ही लगा हुआ है, या डीजल इंजन भी हो सकता है कि जिसमें डीजल आप फिल करते हैं, वो चलाते हैं। अच्छा, स्टेटर क्या है जी? इन स्टेटर वी हैव अ थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग। सिंस द मेन वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन दिस वाइंडिंग इट इज कॉल्ड द आर्मेचर वाइंडिंग। अच्छा, इसको आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। यानी इसमें फील्ड वाइंडिंग क्या है? F1 F2 रोटर के ऊपर, और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है आपकी? जो स्टेटर के ऊपर है, ठीक है। तो ये रोटर फील्ड आ गई आपकी और ये ऊपर वाली आ गई आपकी स्टेटर फील्ड। रोटर के डिज़ाइन दो तरह के होते हैं, सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट पोल। सेलिएंट का मतलब ये होता है उभरे हुए, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेलिएंट पोल जो है वो प्रोट्रूडिंग और स्टिकिंग आउट, और ये नॉन सेलिएंट पोल है यानी इसमें उभरे हुए नहीं होते। तो salient pole means protruding or sticking out. Salient pole is a magnetic pole that stick out radially. This type is used when we have four or more poles. चार या चार से ज़्यादा poles भी होते हैं, ठीक है। सेलियंट सिक्स पोल रोटर फॉर द, ये सिक्स पोल वाला रोटर है आपका सेलियंट, और ये सेलियंट आठ पोल वाला रोटर है, इसको काउंट कर लें आप, आठ बन जाएगी। अच्छा जी, अ नॉन सेलियंट पोल रोटर इज अ मैग्नेटिक पोल विद वाइंडिंग एम्बेडेड फ्लश विद द सरफेस ऑफ द रोटर। अ नॉन सेलियंट पोल रोटर इज नॉर्मली यूज फॉर टू और फोर पोल रोटर्स, ठीक है। रोटर्स आर मेड लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। लैमिनेशन उन पे की होती हैं जैसे ट्रांसफार्मर थी, ताकि एडी करंट का लॉस कम से कम किया जा सके। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी सेलियंट में देखते हैं मैग्नेटिक पोल्स स्टिक आउट रेडियली, नॉर्मली यूज्ड विद फोर और मोर पोल्स। नॉन सेलियंट पोल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक पोल्स विद वाइंडिंग्स एम्बेडेड फ्लश विद द सरफेस ऑफ द रोटर, नॉर्मली यूज्ड विद टू और फोर पोल्स। सही है। अच्छा जी, a DC current must be supplied to the field current of the rotor to produce a rotor magnetic field. There are two common approaches to supply the DC power to the rotor. स्लिप रिंग से दे दें आप, ये कन्वेंशनल तरीका है, लेकिन इसमें जो है वो वेस्ट ज़्यादा है, स्पार्किंग है, पिटिंग है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बाय मीन्स ऑफ स्लिप रिंग्स एंड प्रेशर नीड्स रेगुलर मेंटेनेंस, वोल्टेज ड्रॉप, चीपर सोल्यूशन, स्मॉलर मशीन्स। लेकिन जिसमें मैंने काम किया था उसमें ब्रश लेस एक्साइटर था, उसमें रोटर के लिए जो F1 F2 के लिए अलहदा से जनरेटर लगाया हुआ था, जिसकी आर्मेचर रोटर पे थी और उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो परमानेंट मैग्नेट थे। छोटा जनरेटर था ना, तो फील्ड वाइंडिंग उसके परमानेंट मैग्नेट थे, वो स्टेटर पे थे, और आर्मेचर उसका रोटर पे था जिसके आगे रोटेटिंग डायोड्स लगे हुए थे, और वो F1 F2 बनाता था। तो स्पेशल टाइप ऑफ डीसी पावर माउंटेड डायरेक्टली ऑन द मोटर शाफ्ट, जिसको ब्रशलेस एक्साइटर कहते हैं। जैसे ये देखें, अब ये देखें, ये दो पार्ट्स हैं, रोटर पार्ट, स्टेटर पार्ट। अब रोटर पे आपका F1 F2 है ये, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? ये इस जनरेटर से आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें इसका जो आर्मेचर है वो रोटर के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद रोटेटिंग डायोड्स लगे हुए हैं,
ठीक है, ये सर्किट हमारे पास लगा हुआ था, लेकिन उसमें ये नहीं था, इसकी जगह वहाँ परमानेंट मैग्नेट था। ये जो एक्साइटर है ना, एक्साइटर फील्ड, और ये RF और ये एक्साइटर फील्ड, यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास परमानेंट मैग्नेट वाला छोटा जनरेटर लगा हुआ था। लेकिन इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इस अगर ये वाला सर्किट लगाना है, ज़ाहिर है ये भी होता है इंडस्ट्री में, तो इसमें ये आपको 3 फेज़ अलहदा से देने पड़ेंगे इसको, ठीक है, 3 फेज़ अलहदा से देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसका फिर अलहदा देखते हैं कि अलहदा से देने हैं या इसी जनरेटर के आउट से इसको घुमा के देने हैं, वो फिर एक अलहदा वो आ जाती है, उसकी टोपोलॉजीज़ आ जाती हैं। लेकिन ये जनाब ये वाला एक्साइटर, ये वाला बेसिकली जो है ना F1 F2 के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें आपके स्टेटर पे 3 फेज़ आउटपुट यहाँ से पैदा हो जाएगी। तो ये आपका स्टेटर वाला सर्किट है नीचे वाला, और ऊपर वाला रोटर वाला सर्किट है। और लार्ज जनरेटर्स एंड मोटर्स ब्रशलेस एक्साइटर्स आर यूज्ड टू सप्लाई द DC पावर। A brushless exciter is a small AC generator with its field mounted on the stator। हमारे पास क्या थे, मैग्नेट से परमानेंट। यहाँ पे जो सर्किट शो हो रहा है इसमें अलग से रेक्टिफायर वगैरह है, and its armature circuit mounted on the rotor shaft। 3-phase output exciter generator is rectified to DC voltage by a 3-phase rectified circuit and fed to the main DC field circuit by controlling the small DC field current of the exciter generator। It's possible to adjust the field current on the main machine without slip rings and brushes। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जनरेटर होता है ना, इसमें 2 चीज़ें आपने ख्याल करनी है। जो वोल्टेज होंगे ना आउटपुट, वो एक्साइटेशन से कंट्रोल होंगे, यानी जो F1 F2 का जो IF है उससे कंट्रोल होगा, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी थ्रॉटल से कंट्रोल होगी। जो थ्रॉटल यानी थ्रॉटल होता है इनपुट, जो फ्यूल आ रहा है उसको हम थ्रॉटल कहेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि रिएक्टिव पावर जो होगी वो इससे कंट्रोल होगी एक्साइटेशन से, और एक्टिव पावर जो होगी वो थ्रॉटल से होगी। यानी एक्टिव पावर फ्रीक्वेंसी थ्रॉटल से मैनेज होंगे, रिएक्टिव पावर और वोल्टेज आपकी एक्साइटेशन से मैनेज होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल्टरनेटर का। अच्छा जी, exciter systems for the large generators are rotor of the large synchronous machine with a brushless exciter mounted on the same shaft। Many synchronous generators have brushless, having brushless exciters are included, also include slip rings and brushes to provide emergency source of the field DC current। अच्छा, अब सिंक्रोनियस में अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वही फार्मूला जो आपको मैंने बताया हुआ है 120F/P। उसी फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो synchronous meaning the electrical frequency produced is locked in or synchronized with the mechanical rate of rotation। वो क्या हो गया, F is equal to NP/120। F is the electrical frequency, NM is the mechanical speed RPM, और P is the number of poles। Electrical power is generated at 50 or 60 Hz, so the generator must turn at a fixed speed depending on the number of poles। अब अगर आपको 50 हर्ट्ज पावर चाहिए, 4 पोल मशीन है, तो रोटर को 1500 RPM पे आपको घुमाना पड़ेगा। तो हमारे पास भी ये लगा हुआ था, 4 पोल मशीन थी, 1500 RPM पे घूमती थी, तो 50 हर्ट्ज मिलते थे हमें। अच्छा, इसमें जो है ये एंगल का भी है कि इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, मैकेनिकल एंगल होता है। मैकेनिकल एंगल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एंगल व्हेन द पोल आर 2। अगर 2 पोल्स हैं फिर तो बराबर है, लेकिन अगर पोल 4 हो जाएं फिर मैकेनिकल 360 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो है वो 720 हो जाता है, डबल घूम जाती है आपकी फील्ड 4 पोल की वजह से ना। तो इसलिए उस केस में आपका एक मैकेनिकल डिग्री में 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री आ जाएगा। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, 1 मैकेनिकल थीटा मैकेनिकल इज इक्वल टू P/2 थीटा इलेक्ट्रिकल। अगर पोल 2 हैं तो बराबर हैं, अगर पोल आपके जो हैं वो 4 पोल है तो आपका जो इलेक्ट्रिकल का एंगल है वो डबल हो जाता है। तो इट इज़ नोन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस इन द गिवन स्टेटर फेज वाज फाउंड टू बी E इज इक्वल टू √2 पाई n phi f। ये फार्मूला पहले हमने ड्राइव किया हुआ है पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इसमें आप f को ओमेगा में अगर ले जाएं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, f इज इक्वल टू 1 ओवर f की जगह ओमेगा ओवर 2 पाई, तो ये 2 और √2 नीचे आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास NC phi ओवर √2 ओमेगा। phi और ओमेगा को अलहदा कर दें, ठीक है, NC/2 एक कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। K इज़ अ कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन। अगर ओमेगा इलेक्ट्रिकल रेडियंस है तो सिंपल यही होगा कि इज इक्वल टू NC/√2, और अगर मैकेनिकल है तो ये बन जाएगा NCP/√2। इसमें पोल्स का इफेक्ट आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनियस जनरेटर। अब जो उसके अंदर एक तो होता है ना इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज EA होगा, एक होगा टर्मिनल वोल्टेज V5। आपको पता है कि टर्मिनल वोल्टेज कम होता है इंटरनल जनरेटर से नॉर्मली। क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें ड्रॉप होता है ना, इस वजह से। लेकिन खैर ये भी ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसको हम किस पावर फैक्टर पे ड्राइव कर रहे हैं, तो उससे जो है वो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी देखते हैं हम आगे। द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड टू द स्पीड, बट द फ्लक्स इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग इन द रोटर फील्ड सर्किट।
ये ई आपने ज़हन में रखना है, ये आई एफ मैंने आपको पहले बताया कि फील्ड करंट से आपका वोल्टेज कंट्रोल होगा और वोल्टेज से आपकी रिएक्टिव पावर कंट्रोल होगी, ठीक है। बिलो इज द जनरेटर्स मैग्नेटाइजेशन कर्व और द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन। अच्छा, the internal generated voltage EA in a single phase of a synchronous machine is not usually the voltage appearing at its terminal. It equals to the output voltage V phi when there is no armature current। तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर आर्मेचर करंट होगा तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा। The reasons that the armature voltage EA is not equal to the output voltage V phi are distortion, again distortion होती है एयर गैप मैग्नेटिक फील्ड में caused by the current flowing in the stator, जिसको आप आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दी आर्मेचर कॉइल्स होती है, रेजिस्टेंस होती है आर्मेचर कॉइल में, फिर सेलियंट पोल रोटर शेप्स के इफेक्ट आ जाते हैं इसके अलावा। तो ये सारे इफेक्ट्स की वजह से आपका जो वी और ई ए में डिफरेंस होता है, वो देखते हैं हम क्या डिफरेंस होता है। ये देखें, ये सर्किट है जी, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर। ये एक्साइटेशन वाला सर्किट आ गया इसका, आर एडजस्ट, आर एफ, एल एफ, ठीक है। और ये आपका जो 3 फेज़ हैं EA1, EA2, EA3, और तीनों चूँकि एक जैसी हैं इसलिए JXS RA, ये आपका आ रहा है IA1, IA2, IA3। अच्छा, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर इज शोन। द एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आर एडजस्ट कंट्रोल्स द फील्ड करंट एंड देयरफॉर आल्सो कंट्रोल द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्स एस क्या बेसिकली एक्स प्लस एक्स ए। एक्स क्या चीज़ है जी, आर्मेचर रिएक्शन, और एक्स ए क्या चीज़ है जी, स्टेटर की कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस, सही है। और आर ए क्या चीज़ है जी, स्टेटर की कॉइल की रेजिस्टेंस, सही है। तो एक्स एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स ए, वी फाई इज इक्वल टू ई ए, किरचॉफ का लॉ लगाना है, वी फाई इज इक्वल टू ई ए माइनस जे एक्स एस आई ए माइनस आर इंटू आई ए, किरचॉफ के लॉ के तहत। अच्छा जी, अब आपको पता है कि इसमें दो तरह के कनेक्शन पॉसिबल होते हैं 3 फेज़ में, स्टार कनेक्शन होता है और डेल्टा कनेक्शन होता है। ये हम बड़ी डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर कैन बी वाई और स्टार कनेक्टेड। द टर्मिनल वोल्टेज विल बी वी टी इज इक्वल टू √3 फाई, ये किस में होगा आपका वाई में होगा, और वी टी इज इक्वल टू वी फाई फॉर द डेल्टा, सही है। Since for the balanced loads the 3 phases of a synchronous generator are identical। अब इसकी बात करेंगे बैलेंस लोड। बैलेंस लोड क्या होता है कि जी हर फेज पे इक्वल लोड है, मतलब 9 बल्ब में रेड पे भी 9 है, येलो पे भी 9 है, ब्लू पे भी 9 है, यानी तीनों फेज बैलेंस है तो एक जैसा करंट होगा। तो उस केस में सिंस फॉर द बैलेंस लोड्स द 3 phases of a synchronous generator are identical except for the phase angles। फेज एंगल का बस डिफरेंट होगा, वो 120 डिग्री पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट। सो आप सिंपलीफाई करके इस तरह इसको लिख लें सिंपल, आर एफ एल एफ ये एक्साइटेशन होगी, और दूसरा एक आप शो कर लें ई ए, जे एक्स एस और आर ए, सही है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी पावर एंड टॉर्क इन सिंक्रोनियस जनरेटर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, अब देखते हैं जी पावर एंड टॉर्क इन सिंक्रोनियस जनरेटर। सिंक्रोनियस जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर टू 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर। द सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर the prime mover may be a diesel engine, steam turbine, a water turbine or any similar device। the prime mover's speed should be almost constant। ये भाई स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपकी फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी, अदरवाइज द रिजल्टिंग पावर सिस्टम्स फ्रीक्वेंसी वुड wander। note that the mechanical power going into the synchronous generator becomes electrical power out of the machine due to the losses। तो ये देखें, ये आप एनर्जी इन कर रहे हैं, प्राइम मूवर को दे रहे हैं, प्राइम मूवर से आगे जनरेटर चल रहा है और उससे आगे क्या हो रहा है, आर वाई बी आपको आउटपुट मिल रही है। तो ये बेसिकली बनती है आपकी पी इन, देखें इसकी क्या बन गई, टॉ इंटू ओमेगा, ठीक है। टॉ ये जो आपने इंजन लगाया हुआ है या कोई भी टर्बाइन वगैरह जो भी चीज़ लगाई है उसकी इनपुट पावर होगी, इसमें से माइनस कर दें लॉसेस, ये बन जाएगी टी इंड्यूस्ड ओमेगा एम, पी कन्वर्टेड, उससे आई स्क्वायर आर लॉसेस माइनस करें तो ये आपकी अल्टीमेटली आपको पी इक्वल टू √3 वी एल आई एल कॉस थीटा मिल जाएगी। और ये पावर आपकी इनपुट पावर से कम होगी ड्यू टू द लॉसेस, और एफिशिएंसी क्या होगी जी, दिस पी आउट डिवाइडेड बाई पी इन इंटू 100, ठीक है। मैकेनिकल पावर कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम इंटरनल इज पी कन्वर्टेड टॉ इंड्यूस ओमेगा एम, इट इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये 3 क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई फेज क्वांटिटीज़। अगर इसको लाइन में ले जाएंगे तो ये √3 में चेंज हो जाएगा, ये हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, फिर डेल्टा इज द एंगल बिटवीन ई एंड आई है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पी कन्वर्टेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, 3 इंटू वी फाई ई ए ओवर एक्सेस साइन ऑफ डेल्टा, सही है, वही वी स्क्वायर ओवर आर की तरह देखें, वी फाई ई ए ओवर एक्सेस साइन ऑफ डेल्टा, फिर एंगल डेल्टा इज द एंगल बिटवीन द रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड। रोटर की मैग्नेटिक फील्ड और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान वाला एंगल है ये। अच्छा, रियल इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर क्या होगी जी, पी आउट इज इक्वल टू √3 पी एल वी एल आई एल कॉस थीटा इन लाइन क्वान्टिटीज, पी आउट इज इक्वल टू 3 इंटू वी फाई आई ए कॉस थीटा इन फेज क्वान्टिटीज, ये फेज वाली है, ये लाइन वाली है।
रिएक्टिव पावर क्या होगी जी, क्यू आउट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 वी एल आई एल साइन थीटा, और फेज क्वांटिटीज़ में क्या होगी जी, वी आउट क्यू आउट इज इक्वल टू 3 इंटू वी फाई आई ए साइन थीटा। सही है, ये आपकी वही डायग्राम आ गई। अच्छा जी, अब इसमें इंड्यूस टॉर्क क्या होता है जी जनरेटर्स के अंदर, टॉ इंड्यूस इक्वल टू के इंटू बी आर क्रॉस बी एस, इनका वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको खोल लें आप, के क्रॉस बी आर इंटू बी नेट इंटू साइन ऑफ डेल्टा। अल्टरनेटिवली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू पी ओवर ओमेगा, पी की वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू वी फाई ई ए ओवर एक्स एस साइन डेल्टा ओवर ओमेगा, इस तरह भी निकल आता है, इस तरह भी निकल आता है। ठीक है, तो द टॉर्क एंगल दैट इज द एंगल बिटवीन द रोटर मैग्नेटिक फील्ड एंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड। द थ्री क्वांटिटीज मस्ट बी डिटरमाइंड इन ऑर्डर टू, अब जरा इंपॉर्टेंट और मजीद टॉपिक्स आ गए हैं जिसमें कहते हैं कि भाई हमने ये मेजर कैसे करने हैं, जनरेटर के ये जो पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस हो गई और आपकी ये जो रिएक्टेंस हो गई, ये कैसे मेजर करनी है। तो इसके टेस्ट होते हैं, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में किए थे ना, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट उसमें थे, वैसे इसमें भी टेस्ट होते हैं। द थ्री क्वांटिटीज मस्ट बी डिटरमाइंड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द जनरेटर मॉडल, द रिलेशनशिप बिटवीन द फील्ड करंट एंड फ्लक्स, therefore between the field current and the internal generator voltage E है, synchronous reactance और armature resistance, ये चीज़ें जो है वो अब हमने निकालनी है। These quantities can be found by performing open circuit test, short circuit test and applying a DC voltage to a stationary machine's winding। open circuit test, short circuit test and applying a DC voltage, ये तीन चीज़ें हैं, open circuit test, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड अप्लाइंग अ डीसी वोल्टेज टू द स्टेशनरी मशीन्स वाइंडिंग। ये अभी हम देखते हैं कैसे करना है इसको। अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है जी, द जनरेटर इज रोटेटेड एट द रेटेड स्पीड वही 1500 आरपीएम अगर 4 पोल की है, ऑल द टर्मिनल्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लोड्स, ओपन सर्किट है ना, ओपन कर दिया, द फील्ड करंट इज सेट टू 0 फर्स्ट, फील्ड करंट को 0 रखें। नेक्स्ट द फील्ड करंट इज इंक्रीज्ड इन स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता फील्ड करंट की नॉब को घुमाएं, बढ़ाएं, फेज़ एंगल उसमें, और फेज़ एंगल ये जो फेज़ वोल्टेज है इसको मेजर करें, यानी मीटर लगा लें, फेज़ पे वो वोल्टेज मेजर करें और आई एफ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। तो वी फाई इज इक्वल टू द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज बिकॉज आर्मेचर करंट इज 0, आर्मेचर करंट चूँकि फ्लो ही नहीं कर रहा, ओपन सर्किट है ना, तो जो भी आपका वी फाई है वही आपका ई ए है। Therefore, it is possible to plot the dependence of internally generated voltage EA on the field current, the open circuit characteristics of the generator। ये इसका चार्ट है, देख लें, इस तरह से आपने इसकी ओपन करके ना, इसको ओपन करके इसका जो IF है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है और EA को मेजर करना है, वो वही VT ही होगा। ठीक है, तो V5 इज इक्वल टू EA, V5 इज इक्वल टू EA बिकॉज IA 0 है ना इसमें, तो इस वजह से V5 इज इक्वल टू EA। टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द फील्ड करंट, ठीक है, एंड फ्लक्स, therefore between the field current and internal generated EMF EA। अच्छा, नेक्स्ट आता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसमें आप शॉर्ट कर देंगे वाइंडिंग्स को। द जनरेटर इज रोटेटेड एट द रेटेड स्पीड, ऑल द टर्मिनल्स आर शॉर्ट सर्किटेड थ्रू द एमीटर्स। ये बड़े मशहूर टेस्ट होते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये सोलर में भी होते हैं। ओपन सर्किट करें तो मैक्सिमम वोल्टेज आ जाता है, शॉर्ट सर्किट करें तो मैक्सिमम करंट आ जाता है। ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर में भी है और इसमें भी है। द फील्ड करंट इज सेट टू 0 फर्स्ट, फील्ड करंट को 0 कर दें, अब पहले ओपन किया था, अब शॉर्ट कर दें। Next, the field current is increased in steps and the armature current IA is measured as the field current is increased। ठीक है, अब आप IA को बढ़ा, ये IF को बढ़ाएं और उससे आपका ये जो आर्मेचर करंट है ना ये बढ़ेगा। ठीक है, चूंकि ये शॉर्ट किया हुआ ना तो ये जल्दी रेटेड पे पहुंच जाएगा। द प्लॉट ऑफ द आर्मेचर करंट वर्सेस द फील्ड करंट इज द शॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरेटर। तो इससे आपका जो है ये जो इसमें जो शॉर्ट सर्किट, ये जो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट है, टू दी सिंक्रोनियस रिएक्टेंस, इससे आपकी जो है ना वो ये रिएक्टेंस निकल आएगी शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट से। ये देखें, इसको शॉर्ट कर दिया ना आपने, वोल्टेज 0 हो गए शॉर्ट पे, तो अब आप करंट को बढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे आपका जो है ना ये आर्मेचर करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर्मेचर करंट आ जाएगा। अब क्या करना है? ठीक है, एन अप्रोक्सीमेट मेथड टू डिटरमाइन द सिंक्रोनियस रिएक्टेंस एट अ गिवन फील्ड करंट। ठीक है, गेट द इंटरनल जनरेटर वोल्टेज EA फ्रॉम द ओपन सर्किट। पहले टेस्ट आप क्या कर रहे थे, ओपन सर्किट से आपने EA का प्लॉट बना लिया था और उसके बाद आपने शॉर्ट सर्किट किया स्टेप 2, उससे आपने जो है ये IA का प्लॉट बना लिया। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर EA था फॉर अ गिवन एनी गिवन फील्ड करंट, कोई एक गिवन फील्ड करंट के ऊपर आप उस फील्ड करंट पे दोनों जो रीडिंग्स आई थी EA की और IA की उसको तकसीम कर दें, तो उससे आपकी क्या निकल आएगी? सिंक्रोनियस रिएक्टेंस XS। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो XS अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेशन है ये ना, EA ओवर IA। Since the internal machine impedance is ZS is equal to under root RA square plus XS square
इट इज़ इक्वल टू ई ए ओवर आई ए एस सी तो एस एस सी, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक्सेस, क्योंकि आपकी जो एक्सेस है ना ये आर ए से बहुत बड़ी है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके एक्सेस ही कह सकते हैं, इसको ओमिट कर सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन आर ए भी निकालने का तरीका होता है। देखें, ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि रेजिस्टेंस कैसे निकालते होते हैं। ये असूल है इंस्ट्रूमेंटेशन का, पहले वोल्टेज अप्लाई करो, फिर देखो करंट कितना ले रही है डिवाइस, उसको तकसीम कर दो, रेशो से रेजिस्टेंस निकल आएगी। सही है। ये जैसे आपको याद होगा कि आपको क्लास में भी बताया था, आपने सर्किट में भी ये किया होगा क्वेश्चन के 1 वोल्ट अप्लाई करके, जो 1 वोल्ट अप्लाई करें और देखिए कितना करंट ले रहा है सर्किट, उसको तकसीम करें तो उससे इम्पीडेंस आ जाती है। ठीक है। अच्छा, तो अब रेजिस्टेंस का असूल ये याद रखिएगा, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वोल्टेज अप्लाई करें और देखें कि डिवाइस करंट कितना ले रही है, उनकी रेशो ले लें। तो अप्लाइंग अ डीसी वोल्टेज टू अ स्टेशनरी मशीन्स वाइंडिंग, अब मीटर भी ऐसे ही काम करता है कि मीटर वोल्टेज देता है और करंट मेजर करता है, जितना सर्किट ले रहा है उसकी डिवाइड करके आपको रेजिस्टेंस बता रहा होता है। द आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर ए कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अप्लाइंग अ डीसी वोल्टेज टू अ स्टेशनरी मशीन्स वाइंडिंग एंड मेजरिंग द करंट। हाउएवर नो दैट द एसी रेजिस्टेंस इज स्लाइटली लार्जर दैन डीसी रेजिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसको कहते हैं स्किन इफेक्ट। एक होती है डीसी रेजिस्टेंस, एक होती है एसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस जो आप डीसी अप्लाई करते हैं, एसी रेजिस्टेंस में आ जाता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट ये होता है कि जो आपका करंट होता है ना हाई फ्रिक्वेंसी में, वो सरफेस में से गुजरता है, अंदर से नहीं गुजरता। यानी अंदर से आपको यूँ समझ लें कि कंडक्टर जो होता है ना वो खाली रहता है बेचारा, वो सिर्फ बाहर बाहर सतह से गुजर रहा होता है, अंदर से नहीं गुजरता। इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ये स्किन इफेक्ट क्या होता है कि ये एसी के केस में होता है, डीसी में नहीं होता। आप तभी देख लेंगे जो ट्रांसमिशन लाइंस के जो कंडक्टर्स होते हैं, ये एक सॉलिड कंडक्टर नहीं होता, ये बहुत छोटे छोटे कंडक्टर को इन्होंने लपेटा होता है। वो इसलिए लपेटा होता है कि वो जो स्किन इफेक्ट को तोड़ने का तरीका ये होता है कि कंडक्टर को तकसीम कर दो छोटे छोटे कंडक्टर्स के अंदर, तो इससे जो वो जो आपकी जो सेंटर में खाली रहने वाली चीज़ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। ये हम अलग किसी वक्त डिस्कस करेंगे, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं मजीद, स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो AC resistance is slightly larger than the DC resistance. The skin effect at high frequencies, the error is negligible normally though. अच्छा जी, अब RA कैसे निकालना है जी आपने, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। RA कैसे निकालेंगे, सिंपल वही वोल्टेज देंगे और करंट मेजर करेंगे, उसको तकसीम कर देंगे, उससे रेजिस्टेंस निकलेंगे। अब इसमें वाई डेल्टा का थोड़ा सा इशू होता है कि वाई हो तो आपने 2 पे तकसीम करना होता है, और अगर डेल्टा हो तो उसमें 3/2 समथिंग करके कोई फैक्टर उसमें लगता है। वो डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की है, कि सर्किट बन कैसा रहा है आपका। एग्जाम्पल करते हैं जी, 200 kVA 480 वोल्ट 50 हर्ट्ज बाई कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर विद द रेटेड फील्ड करंट ऑफ 5 एम्पेयर was tested and the following data were taken. वी टर्मिनल ओपन सर्किट कितना था IF पे 540 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट कितना था जी 300 एम्पेयर। ठीक है, ये दो रीडिंग्स आपके पास आ गई। और DC वोल्टेज जब आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो 2 टर्मिनल्स पे, तो करंट कितना मिला, 25 एम्पेयर मिला आपको। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड अप्रॉक्सीमेट सिंक्रोनियस रिएक्टेंस इन ओहम्स दैट वुड बी यूज्ड इन द जनरेटर मॉडल एट द रेटेड कंडीशंस। तो ये अब आपने पैरामीटर्स इसके निकालने हैं। ठीक है, अच्छा, द जनरेटर डिस्क्राइब्ड अबव इज वाई कनेक्टेड, सो द डायरेक्ट करंट इन द रेजिस्टेंस फ्लोज थ्रू द 2 वाइंडिंग्स, देयरफॉर द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 2R डबल रेजिस्टेंस, क्योंकि उसमें वाई में से आप अगर गौर करें कि आपका जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना टर्मिनल, तो 2 रेजिस्टेंस में से होता है वो गुजरेगा ना, तो 2R इज इक्वल टू VDC ओवर IDC, तो R इज इक्वल टू VR ओवर 2 इंटू IDC। VDC कितना था 10 वोल्ट और IDC कितना था 25 एम्पेयर, तो ये आपके पास 0.2 ओम आ जाएगी। अच्छा जी, अब द इंटरनली जनरेटेड वोल्टेज एट द फील्ड सर्किट करंट वो कितना होगा जी, चूंकि ये वो है आपका स्टार है, तो E इज इक्वल टू VOC V टर्मिनल ओवर √3, तो 540 ओवर √3 311.8 वोल्ट होगा। ठीक है ना, ये देखें लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार के लिए। द शॉर्ट सर्किट करंट IA इज जस्ट इक्वल टू द लाइन करंट सिंस द जनरेटर इज वाई कनेक्टेड, तो IA इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू 300 एम्पेयर। सही है, फेज करंट लाइन करंट बराबर होंगे ना इसमें। द सिंक्रोनियस रिएक्टेंस एट द रेटेड फील्ड करंट कैन बी कैलकुलेटेड, तो उसमें हम निकाल लें √RA² प्लस XS²। इसको आप XS भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत कम है ना ये 0.2, लेकिन इसमें चलें कोई नहीं, एग्जैक्ट हम मेजर कर रहे हैं। तो ये RA² प्लस XS² इज इक्वल टू EA ओवर IA 311.8 ओवर 300 1.039 इज इक्वल टू 1/√0.2 होल स्क्वायर प्लस XS का होल स्क्वायर। तो ये XS देखें
1.02 ओम आता है। देखिए 1.02 ओम इज मच ग्रेटर देन 0.2 ओम। सही है। हाउ मच डिड द इंक्लूजन ऑफ आर ए हैव एन एस्टिमेट ऑफ एक्सेस, ये देखें आगे नॉट मच इफ एक्सेस इज वैल्यूएटेड बाय दिस, तो उससे अगर आप डायरेक्ट निकाल लेते ना तो ये 1.04 आनी थी, लेकिन आपने एग्जैक्ट निकाली है तो इसमें एरर कम है, लेकिन ये 1.02 इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिंस देख लेते हैं, सिंस द एरर इन द एक्सेस ड्यू टू द आर ए इज़ मच लेस, ठीक है, मच लेस दैन द एरर ड्यू टू द सैचुरेशन इफेक्ट्स, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस आर नॉर्मल डन विद इक्वेशन। अब डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, सही है, डायरेक्टली आप ऐसे निकाल लेते हैं। अच्छा जी, द रिजल्टिंग पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट इज दिस, ये आपका पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, ई ए 0.2 ओम और 1.02 ओम। सही है। अच्छा जी, सिंक्रोनस जनरेटर की अब बात करते हैं जी। सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेटिंग अलोन,